बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज जो हमारी बुक का चैप्टर है जिसको हम स्टार्ट करेंगे, वो चैप्टर इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स इसके अंदर हम ये देखेंगे कि बेसिकली जो कंप्यूटर है डिवाइस, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस मौजूद होती हैं और वो कैसे काम करती हैं। इसका जो चैप्टर का नाम है वो भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर ही है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का जो आपका लेक्चर है या आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चैप्टर को अच्छी तरह समझिएगा। तो आइए फॉर्मली आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको भी बताया, हमारी बुक का चैप्टर नंबर 5 है। इसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कि आपका जो कंप्यूटर मशीन है उसका आर्किटेक्चर बेसिकली क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि इसको अच्छी तरह समझिएगा। इसमें जो भी बातें हैं आज मैं उसका पहले आपको ओवरव्यू दूंगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम उनकी पूरी डिटेल में बात करेंगे कि वो डिवाइसेस या वो जो यूनिट्स हैं वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। इन 1951 जॉन वैन न्यूमैन एंड हिज टीम proposed a design of a stored program computer. So it's basically जो हम इस वक्त कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसकी जो बेस है वो इनफैक्ट 1951 के अंदर जॉन न्यूमैन ने रखी थी और उसकी टीम ने रखी थी। बेसिकली उसमें क्या होता था कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं उनको स्टोर किया जाता था। तो ये जो आप अभी कंप्यूटर मॉडर्न एरा के अंदर यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर्स, वो बेसिकली उसकी बेस जो है वो जॉन वैन न्यूमैन ने 1951 के अंदर रखी थी और उन कंप्यूटर्स को हम स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स का नाम देते थे। अब उन कंप्यूटर्स के अंदर होता क्या था, अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन, अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम किस चीज़ को कहते हैं? सो इस प्रोग्राम आपके सॉफ्टवेयर भी होते हैं, आप अपने कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन करते हो, प्रोग्राम्स को चलाते हो, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका एक प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर बात करते हैं वो भी आपका प्रोग्राम है। अगर आप ब्राउज़र को यूज़ करते हो, कोई भी इंटरनेट यूज़ करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, मीन इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हो, वो भी आपका जो है वो प्रोग्राम ही है। तो बेसिकली प्रोग्राम है क्या, उसकी डेफिनेशन ज़रा ध्यान में रखिएगा। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि इनफैक्ट वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कंप्यूटर को कि तुमने ऐसे काम करना है। क्योंकि आपको ये पता है कि कंप्यूटर जो डिवाइस है आपकी, वो विदाउट इंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं कर सकती। वो एक डम डिवाइस है, आप उसको जब इंस्ट्रक्ट करते हैं फिर वो काम करती है, अदरवाइज वो कुछ नहीं कर सकती। खुद से कंप्यूटर्स कुछ नहीं कर सकते, आप उनको इंस्ट्रक्शंस देते हो या ऑलरेडी उनके अंदर स्टोर करते हो इंस्ट्रक्शंस, फिर वो काम करती हैं। तो प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर आपके जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। सेकेंड वन इज ऑल द डाटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी। अब स्टूडेंट्स, ये जो आपकी इंस्ट्रक्शंस है या प्रोग्राम्स है, ये कंप्यूटर के अंदर किसी न किसी जगह पे स्टोर होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और बात आपको मैं बताता चलूँ कि कंप्यूटर्स को जब डिज़ाइन किया गया था तो ह्यूमंस को जहन में रखते हुए डिज़ाइन किया गया था। आप जिस तरह किसी भी बात को आपने याद रखना हो तो आपके अंदर भी मेमोरी मौजूद है, आपके माइंड के अंदर मेमोरी मौजूद है, उसके अंदर आप सेव करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर्स के अंदर भी स्टूडेंट एक मेमोरी मौजूद है। मैं आगे डिटेल में बताऊंगा जाके कि वो मेमोरी क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी और कैसे उसके अंदर डाटा स्टोर होता है। तो यहाँ पे आप ये बात याद रखिएगा कि ऑल द डाटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी, कि जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उस मेमोरी के अंदर सारा डाटा और तमाम इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स जो है वो स्टोर होते हैं और वहीं से कंप्यूटर उसको फिर यूज़ करता है। थर्ड पॉइंट इज द मशीन रीड्स ऑल द इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन एंड एग्जीक्यूट्स दीज इंस्ट्रक्शंस सीक्वेंशियली। स्टूडेंट्स, ये बात की गई है कि जो स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर जॉन वैन न्यूमैन ने डिज़ाइन किया था 1951 के अंदर, वो जो मशीन थी वो क्या करती थी, इंस्ट्रक्शंस को रीड करती थी और वन बाय वन फिर उसको एग्जीक्यूट करती थी सीक्वेंशियली। स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर्स मौजूद हैं वो सीक्वेंशियली के अलावा पैरेलली जो है वो एग्जीक्यूशन भी करते हैं। वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कि पैरेलल कम्युनिकेशन आपकी या पैरेलल एग्जीक्यूशन और जो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है उसमें मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये बात याद रखिएगा कि जो अर्ली कंप्यूटर्स थे आपके, वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते थे सीक्वेंशियली, मीन वन बाय वन। जो पहले इंस्ट्रक्शन आई उसको पहले एग्जीक्यूट कर दिया, जो सेकंड आई उसको सेकंड किया, एंड सो ऑन। तो इस तरह ये द मशीन रीड्स ऑल द इंस्ट्रक्शन वन बाय वन एंड एग्जीक्यूट दीज इंस्ट्रक्शंस सीक्वेंशियली। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो डिज़ाइन था जॉन वैन न्यूमैन की मशीन जो थी स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर वाली, उस डिज़ाइन के अंदर ये तीन चीज़ें वो शामिल की गई थी। तो स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं इनकी डिटेल हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसके अंदर भी ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होंगे। अब स्टूडेंट्स, देखते हैं दूसरा पार्ट इसका कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिकली होता क्या है, जो कि आपके इस चैप्टर का नाम भी है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो अवेलेबल हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम उन तमाम चीज़ें या उन तमाम पॉइंट्स की डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है?
द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। मैं एक बार फिर इसको रीड कर देता हूँ, इसको समझिएगा कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर है क्या। इसको स्टूडेंट्स कई जगहों पे, कई बुक्स के अंदर या इंटरनेट के ऊपर कंप्यूटर जो है वो आर्किटेक्चर के अलावा आपको ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड भी लिखा नजर आता है। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो या कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो, ये सेम थिंग है। द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स। कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये है बेसिकली कि कंप्यूटर के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स आप यूज करते हो, उन कंपोनेंट्स का आपस में इंटरकनेक्शन जो है उसको बेसिकली हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर का नाम देते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। अब हम वन बाय वन बात करते हैं कि हमारे पास वो कंपोनेंट्स कौन कौन से मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स आइए फिर नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट्स कंप्यूटर्स के कौन कौन से मौजूद हैं। सो लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स के अंदर सबसे फर्स्ट वन है दैट इज आईओ डिवाइसेस। आईओ स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये तो आपको नाम से ही आइडिया हो रहा है कि आईओ डिवाइसेस का मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की बात की गई है कि जो भी कंप्यूटर हम यूज करते हैं उसके साथ कुछ इनपुट डिवाइसेस अटैच होती है, कुछ आउटपुट डिवाइसेस भी अटैच होती हैं। हम प्रीवियस जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसके अंदर हम डिटेल से बात कर चुके हैं कि हमारी इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, हमारी आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पे आपको और भी दे देता हूँ मैं कि कौन सी होती हैं। आईओ डिवाइसेस, यूजर्स कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस। कि यूजर्स ने अगर कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर के साथ या कंप्यूटर्स को कोई कमांड भेजनी है तो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू भेजते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल के तौर पे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसकी डिटेल हम प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, तो इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा आज सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि इनपुट डिवाइसेस बेसिकली हैं क्या। तो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करती हैं फ्रॉम यूजर। तो ये बात याद रखिए, एग्जाम्पल के अंदर कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, आपके स्कैनर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी तरह आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात करें, सो आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू कम्युनिकेट विद द यूजर। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर अगर कम्युनिकेट करना चाहता है यूजर के साथ तो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू कम्युनिकेट करता है। सिंपल एग्जांपल इसकी ये है कि अगर मैंने कीबोर्ड से ए प्रेस किया है तो स्टूडेंट्स कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है, उसने ए कंप्यूटर को सेंड कर दिया, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया और जो मॉनिटर स्क्रीन है, जो एलसीडी स्क्रीन है, उसके ऊपर ए जो है वो प्रिंट होकर मुझे नजर आ जाएगा। इसका मतलब जो मॉनिटर हमारे पास मौजूद है वो आपकी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वो आपको मैसेज शो कर रहा है, वो यूजर को मैसेज जो है वो दिखा रहा है। तो इस तरह आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू कम्युनिकेट विद द यूजर। एग्जाम्पल में कंप्यूटर मॉनिटर्स जो होते हैं वो आपके आउटपुट डिवाइसेज हैं, प्रिंटर्स आउटपुट डिवाइसेज हैं, प्लॉटर्स आउटपुट डिवाइसेज हैं, स्पीकर्स आउटपुट डिवाइसेज हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर सबसे पहला हमारे पास कंपोनेंट दैट इज आईओ डिवाइसेस। कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, क्योंकि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बगैर हम कंप्यूटर को यूज कर ही नहीं सकते। स्टूडेंट्स उसके बाद नंबर 2 के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास कंपोनेंट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर, दैट इज सीपीयू, या इसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू। अगर आप इसका नाम देखें तो नाम के अंदर ही आपको इसकी डेफिनेशन भी नजर आ जाएगी। मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कि ऐसा यूनिट, ऐसा सेंट्रल यूनिट जिसके अंदर प्रोसेसिंग होती है। तो इसका मतलब है आप अगर इसको ह्यूमन के साथ रिलेट करें तो ह्यूमंस का ब्रेन होता है जहाँ पे तमाम प्रोसेसिंग होती है। अगर आपने कोई काम करना है उसके बारे में आपने सोचना है तो आप माइंड से सोचते हैं, आप जहन से सोचते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आपका जो ब्रेन है वो सीपीयू है, बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अब कंप्यूटर के अंदर भी एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जहाँ पे हर किस्म की प्रोसेसिंग जो है वो कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर ही होती है। तो ये बात याद रखिएगा और इसकी डेफिनेशन को भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती है। सो इट इज़ अ स्मॉल चिप माउंटेड ऑन द मदरबोर्ड। स्टूडेंट्स अगर आपने कंप्यूटर्स अपने मार्केट से परचेज किए हो तो एक मदरबोर्ड होता है, एक सर्किट बोर्ड उसको हम कहते हैं, उसके ऊपर एक चिप होती है, उस चिप को हम जो है वो सीपीयू का नाम देते हैं, उसके ऊपर लिखा भी होता है और कंपनी का नाम भी होता है, एक्सेट्रा और भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिखी होती है। तो सीपीयू आपका एक चिप होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होती है और उस चिप की मदद से जो आपका जो कंप्यूटर है वो प्रोसेसिंग जो है वो करता है। अब सीपीयू जो है इट इज़ कॉल्ड एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अगेन इसको क्योंकि बनाया गया था कंप्यूटर को ह्यूमंस को देखते हुए, तो ह्यूमंस के अंदर भी ब्रेन होता है, तो डेफिनेट बात है कि कंप्यूटर्स के अंदर भी ब्रेन होगा। लेकिन स्टूडेंट्स इसके अंदर मेजर डिफरेंस है हमारे पास कि जो ह्यूमन का ब्रेन है वो खुद से सोच सकता है, लेकिन आपके जो कंप्यूटर्स का ब्रेन है वो खुद से नहीं सोच सकता। उसको आप जो इंस्ट्रक्ट करते हैं सिर्फ वो वही काम करेगा। ये मेजर डिफरेंस है। ह्यूमंस खुद सोच सकते हैं, खुद से किसी भी सिचुएशन के अंदर जो है वो खुद से रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपके जो कंप्यूटर्स हैं उनको जो आपने इंस्ट्रक्ट कर दिया है उन्होंने उसी पे चलना है। तो इसका ये मतलब है कि जो आपके कंप्यूटर्स के अंदर ब्रेन है वो भी काम तो ह्यूमन ब्रेन्स की तरह कर रहा है, लेकिन उसके अंदर मेजर डिफरेंसेस ऑलमोस्ट मौजूद हैं।
नंबर थर्ड पे हमारे पास जो पॉइंट है, इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस एंड प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, ये बात मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि जिस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर जो माइंड है हमारा, या हमारा जो ब्रेन है, वो बॉडी की तमाम जो मोशंस हैं उनको कंट्रोल करता है, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जो CPU है या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो कंप्यूटर की तमाम जो फंक्शनलिटी है उसको वो जो है वो चेक करता है या उसको कंट्रोल करता है। तो ये बात याद रखिएगा, ये 3 पॉइंट्स आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए, क्योंकि CPU के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आपको फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में समझ नहीं आ सकती। तो अच्छी तरह याद रखिएगा कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारे पास कंपोनेंट है, दैट इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कि कंप्यूटर की तमाम प्रोसेसिंग जो है वो इसी CPU के अंदर ही होती है। अब इसके दो हमारे पास जो मेजर जो पार्ट्स हैं, फर्स्ट वन इज कंट्रोल यूनिट, या उसको हम CU का नाम देते हैं, और सेकंड वन इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, उसको हम ALU का नाम देते हैं। मीन हमने CPU को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है हमारा कंट्रोल यूनिट का, और सेकंड पार्ट है हमारा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का। इट्स वेरी सिंपल, इसकी डेफिनेशन में आपको बताऊं, इट रीड्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, decode these instructions and uses other components of the computer to execute these instructions. So it's basically control unit को अगर आपने समझना है, अगेन सिर्फ उसके नाम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऐसा यूनिट जो कंट्रोल करता है। बेसिकली आपके कंप्यूटर के तमाम जो प्रोसेसेस है उनको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट का जो पार्ट है वो यूज होता है, और जो आपकी मेजर प्रोसेसिंग होती है वो आपकी ALU के पार्ट के अंदर होती है। जिस तरह लिखा हुआ है, इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक के अंदर आपका एडिशन है, आपकी सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड लॉजिकल, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल, ट्रू और फॉल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑपरेशंस। तो ALU के अंदर आपके लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, और उन तमाम ऑपरेशंस को जो कंट्रोल करता है, तमाम डिवाइसेस को जो कंट्रोल करता है, वो आपका कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह ऑल टुगेदर आपका ALU और कंट्रोल यूनिट मिलकर जो है वो CPU बनाते हैं। इसका ये मतलब है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेसिंग होती है, आपके कंप्यूटर्स के साथ जितनी भी IO डिवाइसेस अटैच हैं, उन सबको कंट्रोल करना, ये सारा काम जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही है। तो इसको अच्छी तरह याद रखिएगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट है वो आपका यही है, CPU और उसके अंदर कंट्रोल यूनिट और ALU का। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं आगे हमारे पास और कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं जिसको हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर लाई करते हैं। सो लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, नंबर 3 के ऊपर हमारे पास है मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज। अभी हमने स्टार्ट में बात की कि जॉन वैन न्यूमैन का जो कंप्यूटर था 1951 में उसने दिया था, उसमें आपकी तमाम डाटा, तमाम प्रोग्राम्स किसी मेमोरी के अंदर स्टोर होते थे। जिस तरह आप ह्यूमंस हैं, उन्हें अगर कोई चीज़ याद रखनी हो तो उनकी भी एक मेमोरी मौजूद होती है जो उनके ब्रेन के अंदर मौजूद होती है, उसके अंदर वो उसको सेव करते हैं। इस तरह आपके कंप्यूटर्स की भी मेमोरी होती है, जिसमें जो पहले है वो मेन मेमोरी या उसको प्राइमरी स्टोरेज का हम नाम देते हैं। उसकी बेसिक्स में आज आपको बताऊंगा, और डिटेल हम उसकी जो है वो नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये मेमोरी कैसे काम करती है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी है और वो टाइप्स कैसे काम करती है। सो लेट्स सी के मेन मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज की डेफिनेशन क्या है। ऑल द प्रोग्राम्स एंड डाटा आर लोडेड इन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। स्टूडेंट्स, होता ये है कि जिसने भी जो भी इंस्ट्रक्शन जो है, अगर जो भी प्रोग्राम है उसने एग्जीक्यूट होना है तो उसने सबसे पहले मेमोरी के अंदर लोड होना है। मेमोरी के अंदर लोड होगा, उसके बाद ही वो डाटा जो आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। इट टेम्पररी स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। अब दूसरा इसका पॉइंट ये है कि आपकी जो मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज है, इसके अंदर डाटा आपका टेम्पररी बेस के ऊपर स्टोर होता है, परमानेंट बेस के ऊपर डाटा स्टोर नहीं होता। आगे जो हम सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ेंगे उससे और प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी में मेजर डिफरेंस ये है कि आपकी प्राइमरी जो स्टोरेज है उसके अंदर डाटा आपका टेम्पररी बेस के ऊपर स्टोर होता है, लेकिन आपकी सेकेंडरी है उसके अंदर जो आपका डाटा स्टोर होता है वो परमानेंट बेस के ऊपर स्टोर होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि आपकी तमाम जो इंस्ट्रक्शंस है, तमाम प्रोग्राम्स हैं, इसी मेमोरी के अंदर होते हैं, फिर वो एग्जीक्यूट होते हैं CPU के थ्रू। तो इसका ये मतलब है कि इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का वर्किंग एरिया यही है। इसकी मेजर 2 टाइप्स हैं जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल से बताऊंगा। फर्स्ट वन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जिसको कहते हैं, एंड सेकंड वन इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल से इंशाल्लाह जरूर पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास नंबर 4 के अंदर जो कंपोनेंट है दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। दीज डिवाइसेज आर यूज्ड टू स्टोर डाटा ऑन परमानेंट बेसिस ऑन कंप्यूटर। फ्रेंड्स, मेजर डिफरेंस याद रखिएगा सेकेंडरी स्टोरेज या प्राइमरी स्टोरेज के अंदर। इन दोनों के मेजर डिफरेंस ये है कि प्राइमरी के अंदर डाटा आपका जो स्टोर होता है वो टेम्पररी बेस के ऊपर होता है, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जो आपका डाटा स्टोर होता है वो परमानेंट बेस के ऊपर होता है। उसको जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे
वो डिलीट नहीं होगा। एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, CD, DVDs एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप लोग ये यूज़ करते होंगे CDs को भी, DVDs को भी, इसके ऊपर डाटा आप स्टोर करते हैं। जब तक आप डिलीट ना करना चाहें डाटा डिलीट नहीं होता, तब तक आपका डाटा स्टोर रहता है जब तक आप नहीं चाहते। फ्रेंड्स उसके बाद नंबर 5 के ऊपर IO यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट। इट हेल्प्स द प्रोसेसर टू कम्युनिकेट विद इट्स पेरिफेरल डिवाइसेस। फ्रेंड्स अभी हमने पहले बात की IO डिवाइसेस की, दिस इज IO यूनिट। बेसिकली IO डिवाइसेस को इस्तेमाल करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए आपका जो CPU है वो IO यूनिट को यूज़ करता है। तो IO यूनिट बेसिकली डिस्क ड्राइवर्स हो सकते हैं, आपके प्रिंटर्स को भी हम कह सकते हैं। एंड दिस IO यूनिट कंट्रोल्स डिफरेंट डिवाइसेस अटैच विद कंप्यूटर्स। तो IO यूनिट आपका वो यूनिट होता है जो डिफरेंट डिवाइसेस जो कंप्यूटर से अटैच होती हैं उनको कंट्रोल करता है, जो उनको यूज़ करता है। तो ये बस याद रखिएगा। नंबर 6 के ऊपर हमारे पास एक और मेमोरी की टाइप है, दैट इज रजिस्टर। दीज आर द हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस बिल्ट इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर। अब फ्रेंड्स रजिस्टर्स के बारे में आपको सबसे पहले ये बता दूं कि रजिस्टर्स आपके जो कंप्यूटर के अंदर द हाईएस्ट स्पीड जिस मेमोरी की होती है वो रजिस्टर्स कहलाते हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी मेमोरी की टाइप्स मौजूद हैं। अभी मैंने रैम की बात की, उसके अलावा हमारे पास जो हार्ड डिस्क मौजूद है, लेकिन सबसे जो फास्टेस्ट आपके मेमोरी है दैट इज रजिस्टर्स। रजिस्टर्स बेसिकली इनसाइड द कंप्यूटर जो प्रोसेसर है आपका या CPU है उसके अंदर मौजूद होती हैं। और जो भी इंस्ट्रक्शन मीन अरिथमेटिक ऑपरेशन है या आपका लॉजिकल ऑपरेशन है, वो ऑपरेशंस की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आपके रजिस्टर्स के अंदर ही स्टोर होती हैं। और फिर उसके बाद जब ये एग्जीक्यूशन हो जाती है, रजिस्टर्स दोबारा से उसको डिलीट कर देते हैं और दोबारा से रजिस्टर फ्री हो जाता है और नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको स्टोर कर लेते हैं। रजिस्टर्स के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से रजिस्टर्स हमारे पास मौजूद हैं जिनके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं और फिर वो इंस्ट्रक्शन जो वो एग्जीक्यूट होती है। तो फ्रेंड्स बेसिकली रजिस्टर्स दीज आर द हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस बिल्ट इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर। तो ये बात याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो हाई स्पीड आपकी मेमोरी है लोकेशंस वो कौन सी हो सकती हैं, तो वो रजिस्टर्स होती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। द CPU uses these locations to store data temporarily. फ्रेंड्स अगेन जिस तरह हमने प्राइमरी स्टोरेज की और मेन मेमोरी की बात की थी कि डाटा आपका टेम्पररी बेस के ऊपर स्टोर होता है, आपका परमानेंट बेस पे डाटा स्टोर नहीं होता। इसमें भी ऐसे ही होता है कि CPU जब लोकेशंस को यूज़ कर लेता है डाटा को स्टोर करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए, अगेन क्या होता है आपके जो रजिस्टर्स है उसमें डाटा डिलीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और वही रजिस्टर्स फिर नेक्स्ट जो लोकेशन या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसके लिए यूज़ हो सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड लोकेशन। अब लोकेशन और आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। फ्रेंड्स अब ये देखें, फॉर एग्जांपल आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ एक एड्रेस आपका मौजूद होगा। मीन आपको अगर कहीं रहना है तो किसी ना किसी एड्रेस पे आप मौजूद होंगे, तो इसका मतलब आपकी कोई ना कोई लोकेशन भी होगी। अगर आप अपने आप को इंस्ट्रक्शन रखें तो आपकी लोकेशन आपका जो घर है। इसी तरह स्टूडेंट्स जो भी हम डाटा या इंस्ट्रक्शन है उसको हम मेमोरी में स्टोर करवाते हैं, तो जहाँ पे हम स्टोर करवाते हैं वो उस डाटा या इंस्ट्रक्शन की जो लोकेशन कहलाती है और उस लोकेशन का भी कोई ना कोई एड्रेस मौजूद होता है। तो बेसिकली आपका जो CPU है वो उस लोकेशन के थ्रू जो उस डाटा को, स्पेसिफिक डाटा को और जो इंस्ट्रक्शन है उनको चेक करता है कि वो कहाँ पे मौजूद है। तो लोकेशन को आइडेंटिफाई करना जो CPU का काम होता है और फिर वहाँ से पता चलता है कि जो डाटा है उस लोकेशन पे मौजूद है या नहीं मौजूद। सो उसके बाद हमारे पास नंबर 7 के ऊपर बस इंटरकनेक्शन। इट इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। स्टूडेंट्स जो डिफरेंट पार्ट्स आपके कंप्यूटर के ऊपर मौजूद होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने मदरबोर्ड को देखा हो कंप्यूटर के और आपने कंप्यूटर अपना ओपन किया और मदरबोर्ड देखा हो, तो डिफरेंट जो यूनिट्स होते हैं, CPU यूनिट है आपका, उसके अलावा आपके जो IO यूनिट्स मौजूद हैं, वो डिफरेंट यूनिट्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट आपको लाइन्स नजर आती हैं वहाँ पे बनी हुई। स्टूडेंट्स वो जो लाइन्स है वो बेसिकली आपकी बस कहलाती हैं, उनको हम बसेस का नाम देते हैं। तो बसेस बेसिकली डिफरेंट यूनिट्स को आपस में इंटरकनेक्ट करती हैं। मीन एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक डाटा सेंड करना हो या रिसीव करना हो तो आपके कंप्यूटर के अंदर बसेस के थ्रू ये काम किया जा सकता है। इट इज़ अ कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल इसीलिए कि इसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हो डिफरेंट यूनिट्स के दरमियान। ऑल द डाटा इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स फ्लो थ्रू द बस इंटरकनेक्शन। जो जितनी भी आपकी डाटा इंस्ट्रक्शंस होती हैं या कमांड्स होती हैं वो इन बस जो इंटरकनेक्शन है इसके थ्रू सेंड और रिसीव हो सकती हैं। बस की टाइप्स भी हमारे पास मौजूद हैं, उनकी बात हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करेंगे कि हमारे बस की कौन कौन सी टाइप्स मौजूद हैं और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो आज का हमारा लेक्चर था उसमें हमने ये देखा कि हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, उसके अंदर हम ये देखा कि हमारा जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स की हमने बात की, इनकी डिटेल के बारे में आपको बता चुके, हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बात करेंगे
आज हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है और मैंने आपको ये बताया कि बेसिक कॉन्सेप्ट इनका क्या है। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट वन है दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसके अंदर कंट्रोल यूनिट की हम बात की हमने, उसके बाद हमने अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की बात की। तो इसको अच्छी तरह याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप आज का लेक्चर भूल जाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हमने इन्हीं को आगे डिटेल के साथ डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, अच्छी तरह इसको याद रखिएगा, और ये बेसिकली ये चैप्टर आपके जो बुक के तमाम चैप्टर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।